नमस्कार विद्यार्थियों। अपन अध्ययन कर रहे हैं सरकार के विभिन्न अंगों के बारे में। अपन विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके गठन, इनकी कार्यों के बारे में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। आज अपन इन सरकार के तीनों अंगों के बारे में अंतर संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे कि इसके बीच में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में क्या संबंध है, कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच में क्या संबंध है, न्यायपालिका व्यवस्थापिका के बीच में क्या संबंध है। तो इनका एक एक करके यहाँ अध्ययन करेंगे। सरकार के यद्यपि तीन अलग अलग अंग होते हैं, किंतु इस प्रकार के तीन अलग अलग होते हुए भी सरकार उसी प्रकार की आंगिक इकाई है जिस प्रकार की आंगिक इकाई मानव शरीर होता है। यानी यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जैसे शरीर में विभिन्न अंग अलग अलग होते हैं लेकिन वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता। वैसे ही सरकार के तीन अंग जरूर होते हैं लेकिन वो आपस में जुड़े हुए हैं। अगर उन तीनों अंगों में से एक को निकाल दिया जाए तो सरकार अपने आप में पंगु हो जाती है। जिस प्रकार मानव शरीर कार्य कर सके इसके लिए शरीर के विभिन्न अंगों में सहयोग नितांत आवश्यक है, उसी प्रकार सरकार के तीन अंगों में परस्पर सहयोग नितांत आवश्यक है। इनमें भी सरकार के प्रथम दो अंगों व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच यह संबंध अधिक अंशों तक होता है। उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, लेकिन न्यायपालिका भी कुछ अंशों में तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से संबंधित होती ही है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में अब संबंध पड़ते हैं। सरकार के इन दोनों अंगों में पारस्परिक सहयोग के अभाव में शासन के द्वारा कोई भी कार्य संपन्न किया ही नहीं जा सकता। इसलिए चाहे संसदात्मक शासन व्यवस्था हो या अधिकारात्मक शासन, दोनों में कुछ सीमा तक परस्पर संबंध है। यहाँ जहाँ संसदीय शासन व्यवस्था होती है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि संसदीय शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका बनती है वो विधायिका से ही बनती है। तो इस कारण विधायिका और कार्यपालिका आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। विधायिका कार्यपालिका पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखती है और कार्यपालिका का भी विधायिका पर कुछ सीमा तक नियंत्रण होता है। इसके विपरीत अधिकारात्मक शासन व्यवस्था में, जैसा कि अमेरिका में है, वहाँ विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग होते हैं। यानी जो कार्यपालिका बनती है वो विधायिका से नहीं बनती, वो स्वतंत्र रूप से बनती है, लेकिन फिर भी कुछ सीमा तक आपस में शक्ति संतुलन बना रहता है। अधिकारात्मक शासन यद्यपि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होता है, किंतु इसके अंतर्गत भी कार्यपालिका और विधायिका परस्पर संबंधित होती है। यद्यपि विधानमंडल अविश्वास का प्रस्ताव पास कर कार्यपालिका को हटा नहीं सकती, जैसा कि संसदीय शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है, और न ही कार्यपालिका विधानमंडल को भंग कर सकती है, जैसा कि संसदीय शासन व्यवस्था में होता है। भारत में जैसे प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पहले ही भंग कर सकता है, लेकिन अधिकारात्मक शासन व्यवस्था में जो जैसे कि अमेरिका में वहाँ का विधायिका है जिसको वहाँ कांग्रेस कहती है, तो वहाँ के जो दो सदन है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, तो उन किसी भी अंग को कार्यपालिका समय से पहले भंग नहीं कर सकती। राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्तियों और संधियों को स्वीकृति व्यवस्थापिका के उस सदन से लेनी पड़ती है। विधानमंडल राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर हटा सकता है। यानी कुछ नियंत्रण यहाँ आपस में बताए गए हैं, जैसा कि राष्ट्रपति अगर कोई नियुक्तियाँ करता है तो उसमें सीनेट चूँकि विधायिका का एक अंग है तो उसकी स्वीकृति आवश्यक होती है। इसी प्रकार राष्ट्रपति को अगर किसी कारण से अगर उन पर कोई आरोप लगाए जाते हैं तो महाभियोग द्वारा हटाने का काम भी वहाँ की विधायिका करती है। राष्ट्रपति संसद में भाषण दे सकता है और संदेश भेज सकता, आदेश जारी कर सकता और विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर निषेधाधिकार का भी प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार अधिकारात्मक शासन व्यवस्था में भी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से सहयोग करते हैं और एक दूसरे पर प्रतिबंध भी रखते हैं। अधिकारात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने वाली प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका, और अमेरिका ने शक्ति विभाजन के सिद्धांत से प्रभावित होने के कारण ही अधिकारात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। लेकिन अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं के समान ही अमेरिकी राज्य व्यवस्था और शक्ति विभाजन के सिद्धांत दोनों ने ही गतिशीलता का परिचय दिया है। शक्ति विभाजन सिद्धांत यानी सरकार के तीनों अंग पृथक पृथक हो, और यहाँ जो बात है शक्ति विभाजन की, लेकिन फिर भी नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत भी अमेरिका में अपनाया गया है। इन तीनों अंग आपस में कुछ न कुछ दूसरे पर नियंत्रण जरूर रखते हैं। तो इस प्रकार वहाँ अमेरिका में केवल शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को ही नहीं अपनाया गया है, यानी सरकार के तीनों अंग पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, उस पर नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत भी वहाँ लागू है। अब चर्चा करते हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंध की। आधुनिक प्रजातंत्र का यह एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि न्यायपालिका स्वतंत्र और पक्षपात रहित होनी चाहिए, यानी न्यायपालिका पर
सरकार के दो अन्य अंग विधायिका और कार्यपालिका का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अगर उसका नियंत्रण अगर होता है तो निश्चित रूप से वो अपने निर्णय स्वतंत्र और पक्षपात रहित नहीं दे पाएंगे। उस पर अगर दबाव होगा तो वो निश्चित रूप से सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। इसलिए लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में यह आशा की जाती है और अपन यह पढ़ा भी है कि न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, उस पर सरकार के अन्य दोनों अंगों का नियंत्रण कम से कम होना चाहिए। इसके अंतर्गत यह भी सम्मिलित है कि न्यायपालिका को व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका से पृथक रखा जाना चाहिए। कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को पृथक रखने के संबंध में भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भी निर्देश में दिया गया है, परंतु इनसे अलग होने के बावजूद ये आपस में कुछ संबंध रखते हैं। सामान्यतः उच्च श्रेणी के न्यायालयों के न्यायाधीशों को कार्यपालिका प्रधान के द्वारा नियुक्ति की जाती है। कार्यपालिका प्रधान न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्तियों का पर समाधान की शक्ति का प्रयोग भी कर सकता है। यानी यहाँ दो चीज़ें बताई गई है कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वो कार्यपालिका प्रधान के द्वारा की जाती है। इसी प्रकार न्यायपालिका जो निर्णय देती है, किसी व्यक्ति को दंडित करती है, मृत्युदंड देती है या जेल की सज़ा देती है, कारावास की सज़ा देती है, तो उसको क्षमा करने की शक्ति कार्यपालिका के प्रधान के पास से होती है। इसी प्रकार यदि व्यवस्थापिका किसी ऐसे कानून का निर्माण करे या कार्यपालिका को ऐसा आदेश जारी करे जो संविधान की सीमाओं से बाहर हो, तो वहाँ न्यायपालिका ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि दोनों का आपस में नियंत्रण, विधायिका और कार्यपालिका संविधान के अनुसार कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, इनकी समीक्षा करने का काम न्यायपालिका क्या है। और इसी प्रकार न्यायपालिका के कुछ कार्यों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप रहता है। अब बात करती है व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की। व्यवस्थापिका और न्यायपालिका सरकार की दो अंग भी कुछ सीमा तक परस्पर संबंधित होती है। व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करती है और व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों के आधार पर न्यायपालिका न्याय प्रदान करती है। इस दृष्टि से व्यवस्थापिका को न्यायपालिका भी भूमिका का मूल आधार कहा जा सकता है। यानी न्यायपालिका जो भी काम करती है वो व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार ही करती है। इस प्रकार वो व्यवस्थापिका के ऊपर निर्भर है। व्यवस्थापिका न्यायपालिका को एक अन्य दृष्टि से नियंत्रित करती है। भारत और कुछ अन्य देशों की संवैधानिक व्यवस्था के न्यायाधीश अपने आसन कदाचार को अपना ले अथवा वे संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं तो व्यवस्थापिका यानी हमारे जैसे भारत की बात करते हैं तो संसद के दोनों सदन अलग अलग बहुमत से अगर महाभियोग लगाती है तो न्यायाधीशों को हटा भी सकती है। इस प्रकार व्यवस्थापिका का कार्य न्यायपालिका के ऊपर नियंत्रण है। दूसरी न्यायपालिका भी व्यवस्थापिका को नियंत्रित करती है। अमेरिका, भारत और कुछ अन्य देशों में यह व्यवस्था है कि यदि व्यवस्थापिका ऐसे कानूनों का निर्माण करती है जो संविधान के प्रतिकूल है तो वहाँ सर्वोच्च न्यायालय और संबंधित संविधान द्वारा अधिकृत अन्य न्यायालय न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था के आधार पर उस कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है। इस प्रकार न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से संबंधित है, लेकिन यह संबंध बहुत सीमित रूप में ही है। उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की मान्यता है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका न्यायपालिका पर कोई दबाव न डाले तथा न्यायपालिका स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ अपनी भूमिका को निर्वहन करे। तो यहाँ अपन सरकार के तीन अंगों के बारे में पढ़ा है। तो जहाँ विधायिका और कार्यपालिका में संसदीय शासन व्यवस्था में घनिष्ठ संबंध होता है और अधिकारात्मक शासन व्यवस्था में कुछ सीमा तक आपस में नियंत्रित होती है, लेकिन लोकतंत्रात्मक देशों में यह व्यवस्था की जाती है कि न्यायपालिका के ऊपर विधायिका और कार्यपालिका का कम से कम नियंत्रण होना चाहिए, तभी वो अपनी निष्पक्षता को बरकरार रख सकती है। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।